जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे पार्शियल प्रेशर की, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हम एक छोटा सा टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। अच्छा जी, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा हम टॉपिक अपने कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये चल रहा था, और इसको हमने डिस्क्राइब किया था किस तरीके से कि बेसिकली सम ऑफ, यानी किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं विच आर नॉन रिएक्टिंग, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इफ द गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो है दैट वुड बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। जो जो भी पार्शियल प्रेशर्स होंगे उन सब का सम जो है वो आपका टोटल प्रेशर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। तो मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो आपकी गैसेस हैं दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। गैसेस जो हैं ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। तो ये हमने पार्शियल प्रेशर की बात की थी कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, प्रेशर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने इस तरह से देखा था कि अगर आपने सपोज किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, लेट से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट वुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इस पूरी टर्म को, ये जो pH अपॉन PT है, इसको हमने क्या नाम दे दिया था, इसको हमने नाम दे दिया प्रेशर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम प्रेशर फ्रैक्शन कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट प्रेशर फ्रैक्शन। ये प्रेशर फ्रैक्शन कहला सकता है कि टोटल प्रेशर का वो हिस्सा जो हाइड्रोजन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लेट से इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट मूव करेंगे हम। सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट से क्वेश्चन है कि इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड इक्वल masses of helium and methane are mixed in a container, ठीक है जी। equal masses of helium and methane are mixed in a container. Find the fraction of total pressure. Find the fraction of total pressure that is exerted by helium, that is exerted by helium, ठीक है जी। equal masses of helium and methane are mixed in a container. Find the fraction of total pressure that is exerted by helium। जी, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय हीलियम। क्या होगा, 0.5 1/5 जी। 0.5 आंसर करेक्ट होगा या 1/5 आंसर करेक्ट होगा। जी, equal masses of helium and methane are mixed in a container. Find the fraction of total pressure, यानी आपको प्रेशर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका, हीलियम का। एक ऐसे मिक्सचर में जिसमें इक्वल मासेस हीलियम और मीथेन के आपने मिक्स किए हैं, उसमें हीलियम के प्रेशर का फ्रैक्शन क्या होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1/5।
करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/5 होगा। हमारे पास इक्वल मासेस हैं, ठीक है, तो हम सिंपल अज्यूम कर लेते हैं कि जी लेट से हमारे पास हीलियम और मीथेन मौजूद है, ठीक है। लेट से हीलियम आपने अज्यूम कर लिया इक्वल मासेस हैं, तो हम ये कह लेते हैं कि वी हैव 16 ग्राम्स ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इक्वल मासेस हैं तो आपने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। आप मतलब इसमें सब आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं इक्वल मासेस, बट क्योंकि यहाँ पे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसलिए मैंने 16 अज्यूम कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास हैवियर मॉलिक्यूल है उसका मास 16 है, ठीक है, मोलर मास। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मतलब हमारे पास हीलियम के कितने मोल्स हैं, 16 ग्राम्स। हीलियम का मोलर मास क्या है, 4। मोलर मास ऑफ हीलियम इज़ 4, तो इसका मतलब हमारे पास मोल्स कितने हैं हीलियम के, 4 मोल्स हैं। 16 डिवाइड बाई 4 मोल्स। और मीथेन के कितने मोल्स हैं, 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 4 + 1 5। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन टोटल प्रेशर, दैट इज प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम दैट इज, अच्छा आपको फाइंड किसका करना था, हीलियम का फाइंड आउट करना है, ठीक है। हीलियम के आपके पास यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 4। तो 4 मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 5। आंसर वुड बी 4/5। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या होगा, अगर मीथेन का पूछा जा रहा होता तो दैट वुड बी 1/5, ठीक है। हीलियम का पूछा गया यहाँ पे, तो हीलियम के केस में आपके पास आंसर क्या होगा, 4/5, ठीक है। 4/5 जो है ये आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मीथेन का मोलर फ्रैक्शन प्रेशर फ्रैक्शन पूछा जाता तो दैट वुड बी 1/5। जी बेटा क्लियर है ये बात, 1/5 जो है वो मीथेन का होगा और हीलियम का जो है वो 4/5 है। ये क्लियर है बेटा, जी ठीक है जी, सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किस तरह से आपने प्रेशर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपल हम थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके होंगे, हीलियम के आपके पास 4 मोल्स हैं, तो दैट मीन्स 4 मोल्स हैं, तो इसका मतलब 4 × 6.02 × 10⁻23। तो हीलियम के इतने पार्टिकल्स होंगे और मीथेन के कितने हैं, सिर्फ 6.02 × 10⁻23। तो ज़्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, किसके हैं, हीलियम के हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर फ्रैक्शन भी उसी का ज़्यादा होगा, और दैट इज़ 4/5, एंड 1/5 जो है वो मीथेन का हो जाएगा, ठीक है जी। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट प्रेशर फ्रैक्शन का और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें कोई क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज़, जी बेटा, ठीक है जी। तो ये तो हमने बात कर ली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, ये लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो उसको मैंने यहाँ पे जो है वो इसको कंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक मिनट बेटा, जो लॉज हैं ये हमने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। गैस का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इसमें हमने आइडियल बिहेवियर ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो मेरा ख्याल है उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है दैट इज लिक्विड फेज, ठीक है। ये हमने गैशियस फेज जो है ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अब बात स्टार्ट करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है। तो लिक्विड फेज, ठीक है। तो जब आप गैस को हीट करेंगे, ठीक है, गैस को कूल डाउन करते हैं तो गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लिक्विड्स में। अच्छा, अब बेसिकली मेन जो आपके पास फेजेस हैं दैट इज सॉलिड एंड गैस। लिक्विड्स जो है ये एक तरह से आप कह लेंगे इंटरमीडियरी फेज है, ठीक है। लिक्विड क्या है, इट इज़ ए इंटरमीडियरी फेज, ये इंटरमीडियरी फेज कहलाता है। और आपको मालूम है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इस इंटरमीडियरी फेज में आते भी नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये इंटरमीडियरी फेज जो है ये सबसे कम टाइम के लिए होता है, यानी मोस्टली आपको सब्सटेंस गैशियस फॉर्म में मिलेंगे या सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ज़्यादातर जो हमारे सब्सटेंस हैं दे आइदर एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फेज में आपको सब्सटेंस कम मिलते हैं और रेंज भी कम होती है, ठीक है। आप कह लें कि जो टेम्परेचर रेंज है जिस रेंज में कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो रेंज सॉलिड या गैस वाली रेंज के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटा सा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखें कि लिक्विड्स जो हैं ये बेसिकली इंटरमीडियरी फेज हैं, यानी ये एक तरह से आप इसको कोई प्रॉपर स्टेट भी हम काउंट नहीं करते, जस्ट हम कहते हैं कि सॉलिड और गैस के दरमियान में एक इंटरमीडियरी फेज आ रहा है जिसको बास सब्सटेंस स्किप कर जाते हैं,
ठीक है ना। तो बेसिकली सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में किस चीज़ का डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? इन तीन चेंज जो आपके पास ये जो तीन स्टेट्स हैं, इन तीनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का है। ठीक है, मेजर जो इनमें डिफरेंस है दैट इज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का डिफरेंस है कि हम कहते हैं कि जी सॉलिड में पार्टिकल्स बड़े ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं ये आप कहें कि थोड़ा सा रैंडमली फेज में आ गए हैं, और गैस में जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से दूर हैं। लिक्विड फेज के अंदर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि इन लिक्विड फेज पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स। ठीक है, लिक्विड फेज के अंदर, इन लिक्विड फेज पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स। लिक्विड फेज में पार्टिकल्स जो हैं ये क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आप यूँ समझें कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेस जनरेट नहीं हो जाता। आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज में आता है, ठीक है, सॉलिड फेज में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड फेज में लेट्स से हम कह रहे हैं कि इफ दिस इज द लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं ये जस्ट इतनी स्पेस इनके दरमियान जनरेट हो जाती है कि दे कैन जस्ट सिंपली स्लिप ओवर वन अनदर, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सके, और ये इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक क्लस्टर बना हुआ है, फिर ये एक क्लस्टर इस तरीके से, ये एक क्लस्टर है, तो इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो दिस इज जस्ट सिंपली अ लिक्विड फेज। ठीक है, कि इन विच पार्ट, यानी आप कह लें कि यहाँ पे सिर्फ इतनी स्पेस जनरेट हुई है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इन लिक्विड फेज पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, दे कैन ओनली स्लिप ओवर वन अनदर। ठीक है, इन लिक्विड फेज पार्टिकल्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर, कैन जस्ट स्लिप ओवर वन अनदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये जस्ट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिफ्यूजिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बहुत, नो डाउट यहाँ पे होता है, बट बहुत ही आप कह लें कि ना होने के बराबर एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी लिक्विड्स दे डू डिफ्यूज, बट गैस के मुकाबले में इनकी डिफ्यूजन बहुत कम होती है। ठीक है, तो लिक्विड्स में भी आपको डिफ्यूजन का आप कह लें कि कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको लिक्विड्स में भी मिलेगा, बट नॉट टू दैट मच एक्सटेंट जितना हमने गैस में देखा। ठीक है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ करते हैं। जैसे वो हम एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं कि जी आपने इंक जो है वो पानी के अंदर फेंकी तो वो फैल जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ करते हैं, बट क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं तो ये इतना ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल ये ध्यान में रखें कि ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू इन गैसियस फेज। तो ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये जस्ट आप इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिखें कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, लिक्विड्स डिफ्यूज to a very small extent, to a very small extent। ठीक है, लिक्विड्स में आपको डिफ्यूजन मिलेगी बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इसी तरह से लिक्विड्स में कंप्रेशन का फैक्टर भी है, कंप्रेशन एक्सपेंशन। ठीक है, बट कंप्रेशन यहाँ पे क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्पेस तो इनके दरमियान सिर्फ इतनी है कि दे कैन जस्ट ओनली स्लिप ओवर वन अनदर, तो आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, नो डाउट। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स में जो है वो लिक्विड कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, बट अगेन कंप्रेशन भी जो है यहाँ पे बहुत आप टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ही होगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो या कंप्रेशन हो तो ये काफ़ी, यानी क्योंकि स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से कंप्रेशन का फैक्टर भी यहाँ पे सच कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मेनली जो हमने बात करनी है यहाँ पे, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, दैट इज़, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की, कि विस्कोसिटी क्या है, और जस्ट वो तो आपको सबको आइडिया होगा कि विस्कोसिटी क्या है। तो हमने जस्ट इसको थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो विस्कोसिटी का ले लेना है, ज़्यादा हम कुछ डिटेल में विस्कोसिटी की नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो विस्कोसिटी को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर
जो आप कह लें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ जाती है, दैट इज़, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी सपोज आपके पास ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लेट्स से हम कह रहे हैं कि दीज आर लिक्विड पार्टिकल्स। अब ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इनके आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जब लेट्स से अगर ये पार्टिकल है तो इसको ये पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दीज लिक्विड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो अब ये अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो लिक्विड का फ्लो उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का आप सबने पढ़ा हुआ होगा, तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा। ठीक है, तो विस्कोसिटी जस्ट सिंपली क्या है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो हम कहेंगे कि विस्कोसिटी, द लिक्विड वुड बी मोर विस्कस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, as the liquids with stronger, the liquids with strong intermolecular force are more viscous, ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर मोर विस्कस। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि अगर लेट से हमारे पास 3-4 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, सपोज वाटर है H2O, ठीक है, और इथेनॉल है, लेट से वाटर और इथेनॉल है, और आपसे कहा जाए कि चलें इथेनॉल है, वाटर है और इथेनॉल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा विस्कस होगा, तो आप जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेस के ऊपर देखेंगे, वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं और इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं। जी बेटा, वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं और इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं। जी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इथेनॉल में जी, इथेनॉल में कौन सी फोर्सेस होंगी, कोई बताएगा। इथेनॉल वैन डर वाल फोर्सेस, हाँ जी, ठीक है। ये वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो डाउट वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपके पास एक दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल होगा, लेट से अगर हमारे पास यहाँ पे एक और इथेनॉल मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इन दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जी, वैन डर वाल फोर्स होगी। जी बेटा, वैन डर वाल फोर्स होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। परमानेंट डाइपोल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती या हो सकती है। जी, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। जी बेटा, और हो सकती है तो किस रीज़न की बेस के ऊपर आप कहेंगे। नो, अच्छा, क्यों हो सकती है।
जी बेटा। अच्छा, यहाँ पे इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट, जो आप कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज जो आपका हाइड्रोजन है ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन। ठीक है, याद करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो आपके पास हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होना चाहिए। बट वो केस क्या है कि आपके पास लेट से एक तरफ HF है, दूसरी तरफ HF है, तो अब इस केस में जो हाइड्रोजन है दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इट इज अटैच टू अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका हाइड्रोजन अटैच है किसके साथ? कार्बन के साथ। इन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन इथेनॉल द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वैन डर वाल फोर्स। इथेनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है? वैन डर वाल फोर्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तब होगी जब आपका हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ अटैच है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दैट इज आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीन में से किसी एक के साथ अगर अटैच है तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज दीज थ्री आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ इथेनॉल इट इज वैन डर वाल फोर्स, तो दैट मीन्स वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो हम कहेंगे कि दिस वुड बी मोर विस्कस। ठीक है जी, दिस वुड बी मोर विस्कस, ये ज्यादा विस्कस होगा। हाँ जी, बात क्लियर हो गई है ये? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि देर इज नो पॉजिटिव हाइड्रोजन इन इथेनॉल। इथेनॉल में कोई पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। और क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अटैच टू कार्बन एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन उसके बराबर ही हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विस्कोसिटी के यूनिट की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसको हम CGS सिस्टम में और SI सिस्टम दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, अगर हम बात करें इन CGS सिस्टम, तो इन CGS सिस्टम द यूनिट इज ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, grams per centimeter per second. This is the unit of viscosity in CGS system, which is equals to, ठीक है, इसको हम बराबर लेते हैं किसके? poise के, which is equals to poise। ठीक है, तो grams per centimeter per second that is poise। ठीक है, and in SI system, SI system के अंदर इसका यूनिट आप लेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, that is the unit in SI सिस्टम। CGS सिस्टम में ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू पॉइज। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन आप फिर पॉइज को आप सेंटी पॉइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली पॉइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल यूनिट जो है वो इसका जहन में रखें कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, और विस्कोसिटी जो है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? ठीक है, विस्कोसिटी इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा लिक्विड वुड बी मोर विस्कस। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट विस्कोसिटी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट विस्कोसिटी, तो इसमें आपके पास सिंपल कौन से आ जाते हैं? मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा विस्कोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होती जाएगी? ठीक है जी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी
डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी जो है ये कम होती जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये वीक होती जाएंगी। ठीक है, तो फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से आ गए? मॉलिक्यूलर मास आ गया, टेम्परेचर आ गया, एंड ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, तो ये सिंपल विस्कोसिटी है। आई होप यू, इसमें कोई क्वेश्चन बेटा, कोई चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हो विस्कोसिटी से रिलेटेड? जी, क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं सच को ज़्यादा डिटेल में इसकी जा नहीं रहा, बट अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर आप इसमें से पूछना चाह रहे हैं। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी बेटा, हाँ जी, मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो लेट से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक तरफ ब्यूटेन है C4H10 और दूसरी तरफ लेट से ऑक्टेन है C8H18, ठीक है, तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों में सेम है, बट विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? इसकी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप सिंपल ध्यान में रखेंगे। जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल बात कर ली विस्कोसिटी की। ठीक है, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, एंड मॉलिक्यूलर मास के साथ जो है ये इंक्रीज करेगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फिनोमेना है, या नेक्स्ट आप कह लें कि लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज द टेंशन created on the surface of the molecule due to the downward pull. ठीक है, it is the tension exerted on the surface of a molecule, on the surface of a molecule due to downward pull. ठीक है जी, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास लिक्विड बॉडी है, लेट से हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर है या कोई भी लिक्विड जो है वो मौजूद है। ठीक है, और सपोज ये हमारे पास लेट से ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सपोज इफ दिस इज वाटर और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो जो आपके पास यानी लेट से ये जो मॉलिक्यूल होगा इसको हर तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है, इसको यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, इसको हर तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो आप ये कह लें कि इस पे जो अट्रैक्शंस आ रही हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। ठीक है, इसको हर जगह से अट्रैक्शन मिल रही हैं, तो ये एक तरह से कैंसिल आउट हो रही है। बट सपोज जो सरफेस का पार्टिकल है, ठीक है, जो सरफेस का पार्टिकल है इसको आप कह लें इसका जो यानी जो डाउनवर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको पुल कर रहे हैं, तो अपवर्ड यानी कोई अपवर्ड फोर्स ऐसी नहीं है जो उसको काउंटरएक्ट कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर एक डाउनवर्ड पुल जो है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस होती है लिक्विड की, एक तरह से इस पर स्ट्रेच जनरेट हो जाता है, खिंच जाती है, एक तरह से खिंचाव सा आ जाता है। उस खिंचाव को आप क्या नाम दे रहे हैं? उस स्ट्रेच को हम क्या नाम दे रहे हैं? सरफेस टेंशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये डाउनवर्ड पुल होगा तो वो स्ट्रेच उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, उतना आपको सरफेस लिक्विड की सरफेस के ऊपर खिंचाव नजर आएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो खिंचाव जनरेट हो जाता है, जो स्ट्रेच जनरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और ये किस वजह से हो रहा है कि सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उस पर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, there are unbalanced forces on the surface molecule. There are unbalanced forces on the surface molecule. Surface का जो molecule है
उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल, और इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रेच जनरेट हो जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड पुल causes stretch on the surface of liquid, on the surface of liquid। फिर इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन भी इससे रिलेटेड है, एंड वाई दी आपने ये सारे रीजंस जो है पढ़ी हुई होंगी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है कि जी लिक्विड ड्रॉप जो है ये स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर टेंशन आए, उसको इस किस्म का स्ट्रेच जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर इस किस्म का कोई स्ट्रेच जनरेट हो, तो दे डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सरफेस। कोई भी जो लिक्विड का पार्टिकल है वो नहीं चाहेगा कि वो सरफेस के, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी जगह जो है वो आप कह लें कि यहाँ पे मूव करके इस पार्टिकल ने इसको इस तरह से ये मूव करें। तो अब कोई भी जो पार्टिकल है ये अपनी जगह जो है वो एक तरह से आप कह लें कि ये सरफेस के ऊपर नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये वो शेप अप्लाई, यानी आप ये कह लें कि दे वांट टू बी इन दैट टाइप ऑफ शेप जहाँ पे सरफेस एरिया कम से कम हो, ताकि कम से कम पार्टिकल सरफेस पे हो और कम से कम ये टेंशन क्रिएट हो। ठीक है, तो हम ये सिंपल कह रहे हैं कि लिक्विड बॉडी wants to have smallest surface area। ठीक है, जितना कम से कम सरफेस एरिया होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतने कम पार्टिकल्स होंगे, उतने कम पार्टिकल्स पे ये टेंशन आ रही होगी। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा सा फ्री होना चाह रहे हैं, ये टेंशन में रहना नहीं चाह रहे। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतनी ज़्यादा टेंशन जनरेट होगी। तो दैट्स वाई दे वांट टू टेक द शेप विच हैज़ द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, एंड दैट्स वाई हम कहते हैं कि फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में सबसे कम होता है। ठीक है, तो अ लिक्विड बॉडी वांट्स टू हैव स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया टू अवॉइड दिस स्ट्रेच और टू अवॉइड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अवॉइड करने के लिए कम से कम जो है वो आप कह लें कि सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दैट्स वाई आप कह लें कि लिक्विड ड्रॉप हैज़ अ स्फेरिकल शेप। दैट इज द रीजन वाई द लिक्विड ड्रॉप हैज़ स्फेरिकल शेप एंड वाई दी आप कह लें कि लिक्विड राइज इन कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरी एक्शन जैसे आप कहते हैं, बिकॉज कैपिलरीज का जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो दैट्स वाई लिक्विड स्टार्ट्स टू राइज इन दी कैपिलरी एंड वी कॉल इट कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब विस्कोसिटी यानी ये सरफेस टेंशन जो है ये तो हमने डिफाइन कर ली कि सरफेस टेंशन होती क्या है। ठीक है, तो एक तरह से ये फोर्स है जो अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एक तरह से हम इसको यूं भी कह सकते हैं, सरफेस टेंशन को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, सरफेस टेंशन के यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका यूनिट जो है वो आ जाता है इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम इट इज डाइन्स पर सेंटीमीटर। डाइन जो है ये फोर्स का यूनिट है, डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इन एसआई सिस्टम इट इज न्यूटन पर मीटर, फोर्स एक्टिंग पर मीटर। ठीक है जी, तो एंड 1 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये दोनों जो है वो बराबर ही हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि सरफेस टेंशन क्या है। ठीक है, और सरफेस टेंशन के भी अगेन वही फैक्टर होंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उतनी स्ट्रांग होंगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन उतनी कम होगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाएंगी, और आप ये कह लें कि
सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। इसके अलावा पोलर जो आपके लिक्विड्स होंगे दे वुड हैव मोर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स, ठीक है। सेम गोज फॉर विस्कोसिटी एज वेल। तो पोलर लिक्विड्स would have more surface tension as compared to नॉन पोलर, ठीक है जी। पोलर लिक्विड्स में नॉन पोलर लिक्विड्स के मुकाबले में ज्यादा सरफेस टेंशन हो एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास सरफेस टेंशन की जो है वो हमने बात कर ली जी। क्लियर है ये? इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी, सबको क्लियर है सरफेस टेंशन क्या है? ठीक है जी। मोइज बेटा क्लियर है बात? मोइज, सुकैना जी, ठीक है जी। तो ये हमने सरफेस टेंशन की बात कर ली और अब लास्ट जो इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास लिक्विड्स के अंदर, दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। आखिरी जो हमने बात करनी है लिक्विड्स के अंदर, आखिरी जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर की और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो हम देखेंगे। वेपर प्रेशर, ठीक है जी। अब वेपर प्रेशर क्या है? सिंपली हम वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है जी। वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर exerted by vapors over the surface of liquid at equilibrium in a closed vessel is called vapor pressure, ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर क्या है कि आपके पास कोई क्लोज्ड सिस्टम है, कोई क्लोज्ड वेसल है और उसमें आपने लिक्विड जो है वो कोई रखा हुआ है, उसको जब आप हीट करेंगे तो उसके वेपर्स जो है वो बनना शुरू होंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक, ठीक है जी। तो सपोज ये एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें ये इसको आपने कवर कर दिया, ठीक है। आपने एक क्लोज पिस्टन जो है वो इसके ऊपर लगा दिया। अब इसमें यहाँ पे लिक्विड जो है वो मौजूद था हमारे पास, ठीक है। ये लिक्विड मौजूद है। अब इसको जब हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग क्या होगा कि जो लिक्विड के मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूव इनटू गैसियस फेज, ये गैसियस फेज में जाएंगे। एंड व्हेन दे मूव इनटू गैसियस फेज, क्योंकि यहाँ पे एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है, तो दे विल हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड मूव बैक। और जब ये वापस आएंगे तो चांसेस हैं कि ये जब आपका व्हेन दिस कह लें कि जो कंटेनर है, व्हेन दिस कंटेनर विल गेट सैचुरेटेड विद द वेपर्स, ठीक है। जब ये वेपर्स यानी स्टार्ट में क्या हो रहा है, स्टार्ट में लिक्विड पार्टिकल्स आर गोइंग इनटू गैसियस फेज, ठीक है। लिक्विड्स आर कन्वर्टिंग इनटू गैसियस फेज, बट जब ये फुली सैचुरेटेड हो जाएगा विद वेपर्स, जब ये आपका बीकर फुली सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर कुछ वेपर्स जो हैं वो दोबारा लिक्विड बॉडी का पार्ट बनना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे कि जी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले क्या हो रहा था, लिक्विड से हम गैस में जा रहे थे, इवेपोरेशन हो रही थी। अब गैस से दोबारा लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, और कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि जितने पार्टिकल लिक्विड से गैस फेज में जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल गैस से लिक्विड फेज में जा रहे होंगे, ठीक है। और इस फेज के ऊपर यानी आप कह लें कि इस पॉइंट पे जो वेपर्स का प्रेशर होगा ओवर द लिक्विड बॉडी दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ये कहलाएगा वेपर प्रेशर। इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड बॉडी व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन अ क्लोज्ड वेसल दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये कहलाएगा वेपर प्रेशर जी। क्लियर है वेपर प्रेशर क्या है?
तो अब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना जल्दी जो है वो आप मतलब आप कह लें कि बिल्डअप हो जाएगा। जी, इज़ इट क्लियर वेपर प्रेशर क्या है? इसमें कोई कन्फ्यूजन वेपर प्रेशर से रिलेटेड? और फिर हम कहते हैं कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, यानी कि जब आप इसको हीट करते जाएंगे और अगर आप इसको कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure, it is called boiling point। ठीक है, ये कहलाएगा आपका boiling point। ठीक है जी, तो temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, it is called boiling point, ये कहलाएगा boiling point। ठीक है, तो इसका मतलब boiling point जो है it depends upon atmospheric pressure। तो इसका मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा। तो मींस बॉइलिंग पॉइंट वेरीज विद हाइट, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, आई थिंक सबको क्लियर होगी ये चीज़, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन कि वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जी बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, अब इसमें एक टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं, आपने बताना है कि व्हाट डू वी मेंट बाय दिस टर्म, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? जी, क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? जी बेटा, अच्छा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को जो है वो हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर, आप यूँ कह लें, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस अबव एट और अबव, ये चलें इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर लेते हैं सही तरीके से, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आसान लफ्ज़ों में इसको डिफाइन कर लेते हैं कि द टेम्परेचर एट एंड अबव विच, द टेम्परेचर above which the substance cannot be liquefied, the substance cannot be liquefied no matter how much pressure is applied, no matter how much pressure is applied। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि द टेम्परेचर, आप इसको ये भी कह सकते हैं द टेम्परेचर एट एंड अबव विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, गेल-यूज़ैक्स लॉ क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर लेट से कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं और जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, यानी अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस, तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। ठीक है, और क्लोज आते आते एक टाइम आ सकता है कि दे वुड कन्वर्ट देयर फेज इनटू लिक्विड फेज, गैस से लिक्विड फेज में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि इस लिक्विड फेज में जाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा।
तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, द टेम्परेचर अबव विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, लेट से मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैं कह रहा हूं कि जी इथेनॉल है, ठीक है, अब मैं कहता हूं कि जी इथेनॉल को जो है आप 78 से ऊपर, चले हम इसको कह देते हैं कि हम इसको 80 से ऊपर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे हम इसको कितना ही प्रेशर में लेकर आए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि जी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, ये गैस फेज से लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, गैस फेज में ही रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा देख लें एक दफा डेफिनेशन को, द टेम्परेचर अबव विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आप कितना भी उसको प्रेशर डाउन, डजेंट मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, कितना भी आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर लें, ठीक है, वो सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, ठीक है, अबव दिस टेम्परेचर, एट एंड अबव दिस टेम्परेचर, इससे ऊपर है या इसमें, अगर इससे नीचे होंगे, ठीक है, इससे नीचे ये लिक्विड फेज में जा सकता है प्रेशर अप्लाई करने पर, बट इस टेम्परेचर पर या इससे ऊपर ये लिक्विड फेज में कभी नहीं जाएगा। जी, बात समझ में आ रही है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जी बेटा, हाँ, आप इसको एक तरह से यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज अबाउट टू चेंज इन गैस, ठीक है ना, ऑब्वियसली, यानी हम इसको अगर बात को थोड़ा सा आप चेंज करके देखें तो ये बात वही है कि इस टेम्परेचर पे आपका जो सब्सटेंस है वो किस फेज में जा रहा है, गैस फेज में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर आपका सब्सटेंस लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि गैशियस फेज में ही एग्जिस्ट करेगा। तो बात एक ही है, बट जरा इसको हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको कह सकते हैं कि जिससे ऊपर जो है वो आपका टेम्परेचर, आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फेज में ना जाए, या द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड विल चेंज इट्स फेज इनटू गैशियस फेज। बट ज़्यादा जो बेहतर डेफिनेशन है वो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अबव विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। जी, क्लियर है बेटा ये बात? सबको क्लियर है ये व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? एंड ऑब्वियसली एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सब्सटेंस विल बी इन गैशियस फेज, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रख लें कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर the substance will be in gaseous phase, ठीक है जी। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सब्सटेंस विल बी इन गैशियस फेज, सब्सटेंस जो है ये गैशियस फेज के अंदर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे वेपर प्रेशर में से, और ये एक टर्म जो है वो हमने डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लिक्विड्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने सॉलिड्स स्टार्ट करने, ठीक है, बट उससे पहले कुछ एमसीक्यूज जो है वो हम इसमें से देख लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज़ जो कोई डाउट हो आपका, कोई चीज़ जो क्वेश्चन आपने पूछना हो? जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी, तो चलें हम जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? सरफेस टेंशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्लूइडिटी और नन ऑफ दीज। 1 का क्या आंसर होगा? 1 सी। जी, सबको क्लियर है ये? 1 का सी, ठीक है जी। तो द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लूइडिटी। इन जनरल विस्कोसिटी, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है जी। विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम विस्कोसिटी? जी, इन चारों में से किसकी विस्कोसिटी मैक्सिमम होगी? वाटर, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, ग्लाइसरीन। 4 का आंसर क्या होगा? वाटर, अच्छा जी, ऑप्शंस देख लें आप बाकी सारे भी।
जी बेटा 4 का आंसर क्या है? 4 डी सी 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 है इथाइल अल्कोहल, ए है वाटर। अच्छा वाटर का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, दिस इज H2O, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? याद है किसी को एसीटोन? ए लेवल्स वालों को तो खैर नहीं पता होगा एसीटोन का। बट फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड वालों को मालूम होना चाहिए। जी बेटा एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, एसीटोन जो है ये कीटोन है, CH3O CH3COCH3, ठीक है। एसीटोन, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और ग्लाइसरीन क्या है? ग्लाइसरीन CH2CH2OH, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ईथेन डाइओल, ग्लाइसरीन जो है एक तरह से ईथेन डाइओल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम विस्कोसिटी? ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन की विस्कोसिटी जो है ये मैक्सिमम होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइसरीन के केस में ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरीन इज मेकिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये बना रहा है, ठीक है। और प्लस इसके बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि ग्लाइसरीन की विस्कोसिटी, ऑल्दो वाटर मॉलिक्यूल के केस में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बट यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ग्लाइसरीन के केस में ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है वाटर से, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसकी स्ट्रॉन्गर है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इसकी स्ट्रॉन्गर है। तो ग्लाइसरीन वुड हैव द मैक्सिमम विस्कोसिटी। क्लियर है ये बात? जी ऑब्वियसली आप में से कुछ को ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए नहीं थे, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये फार्मूलाज जो है पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। जी 4th MCQ सबको क्लियर है बेटा? इसमें कोई कन्फ्यूजन? 4th MCQ सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सबको क्लियर है ये बात? 4th का आंसर ग्लाइसरीन, 4 का D, ठीक है। जी पक्की बात है बेटा, सबको क्लियर है ये 4। नेक्स्ट है द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड्स डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जी फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड्स 5 का आंसर क्या होगा? 5C, यस, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फ्लूइडिटी जो है ये ऑपोजिट ऑफ विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है, तो फ्लूइडिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, तो ये इंक्रीजेस। द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन द 2 phases हैव इक्वल potential energy, kinetic energy, van der Waals forces और total energy. A liquid is in equilibrium with its vapor at its boiling point. On the average, the molecules in the 2 phases have equal 6. अच्छा जी, आप कह रहे हैं टोटल एनर्जी। अच्छा जी 6 का आंसर 6C, वैन डर वाल फोर्सेस। जी बाकी क्या कहते हैं? 6 का आंसर क्या हो सकता है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, और डैनी? अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन 2 phases हैव इक्वल। 6 का आंसर क्या हो सकता है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन द 2 phases हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स जो हैं वो आपके यानी जब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जा रहे हैं
तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑब्वियसली लिक्विड फेज में जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, उनकी वैन डर वाल्स फोर्सेज कम होंगी, उसकी आप कह लें कि गैशियस फेज में जो जा रहा होगा उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेज, सॉरी, लिक्विड में ज़्यादा होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेज और गैशियस फेज में कम। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली, पोटेंशियल अगर चेंज हो रही है तो टोटल एनर्जी तो सारी, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आप हीट कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तकरीबन मॉलिक्यूल्स की दोनों फेजेस में एक जैसी होगी। मूवमेंट जो है वो पार्टिकल्स की तकरीबन एक जैसी होगी, ठीक है। जब आप हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको हीट कर रहे हैं, तो एट हीटिंग जो है तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की एक जैसी होगी। हाँ, गैसेज हैव काइनेटिक एनर्जी, बट क्योंकि आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे ना बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आप हीट कर रहे हैं उसको, सब्सटेंस को, तो पार्टिकल्स जो लिक्विड फेज में हैं वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितनी तकरीबन आप कह लें, क्योंकि दोनों एक तरह से एक वक्त सेम टेम्परेचर पे हैं, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद करें जो हमारा यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो जब टेम्परेचर सेम होगा, जब आप क्या नाम है बॉइलिंग पॉइंट पर हैं, तो इसका मतलब लिक्विड फेज का और गैशियस फेज का दोनों का टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा होगा, तो उस टाइम पे दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी। क्लियर है बेटा बात? जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों फेजेस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड और ऑल ऑफ दीज। जी 7D, ठीक है जी, 7D। सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो गया? डी। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज ड्यू टू। अच्छा, ये थोड़ा सा वैसे आप कहने के ज़रा आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन हो गया, बट चलें देखते हैं इसको। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज ड्यू टू। हाँ जी, इसका कोई आंसर बताएगा? 8 का आंसर है सी। मैं बता देता हूँ, 8 का आंसर है सी, सरफेस टेंशन। ठीक है जी, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू। एक तो आपने वो पढ़ा हुआ होगा कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट, बट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं ये एक काम क्या करते हैं कि दे रिड्यूस दी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ताकि जो आप कह लें कि इमल्सिफाई जो करना है इन्होंने, ऑयल या ग्रीस को जो इमल्सिफाई करना है, तो ये उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, जब हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये जहन में रहे कि द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज ड्यू टू, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है आपके पास, इंटरनल फ्रिक्शन, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी, इनमें से किसी के साथ डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो जो सोप एंड डिटर्जेंट है उसका क्लींजिंग एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हैं ये एक तरह से इसमें आपके ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो लिक्विड की सरफेस टेंशन को जो है वो कम कर रहे होते हैं। बट खैर ये कुछ मतलब ऐसा टॉपिक है जो ऑब्वियसली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में भी नहीं जाता। ठीक है, बट स्टिल अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, ठीक है, ये इसको जहन में रखें कि 8 यानी इसको मैं थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आएंगे, तो वहाँ पे हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की जब बात करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा ये बात भी आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड इज 9। द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड इज फेयरली हाई एज कंपेयर टू पोलर लिक्विड। पोलर को आप कह लें, पोलर का वेपर प्रेशर कम होगा, नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन पोलर में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, तो नॉन पोलर को हीट करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसानी से उसको लिक्विड से गैसियस फेज में लेके जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करें, द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड इज, नॉन पोलर लिक्विड है तो नॉन पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन की बात नहीं हो रही। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड इज फेयरली
हाई एज कंपेयर टू पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स के मुकाबले में नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है जी, 9 क्लियर है। ठीक है जी, 9 सबको क्लियर है। अच्छा जी, द नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड 10 का आंसर क्या हो जाएगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड जी 10th MCQ का आंसर क्या होगा? टेन का ए। ये बाकी कोई भी नहीं बता रहा, ये 2-3 बच्चों के ही जवाब आ रहे हैं मुझे। सो कहना बेटा आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्रदीप, डैनी, हाँ जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड changes with external pressure, always increases, always decreases or remains the same। 10 का A, it changes with external pressure। ठीक है, boiling point of a liquid जो है ये external pressure के साथ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। The process of diffusion is best understood by which law? 11, the process of diffusion is best understood by 11A। ठीक है जी, इट बेस्ट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा है ना हमने, तो चार्ल्स लॉ का या बॉयल्स लॉ का डिफ्यूजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राहम्स लॉ। इट इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राहम्स लॉ। ठीक है जी। लंडन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन जी, लंडन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन जी 12 का आंसर क्या होगा? लंडन फोर्सेस बेसिकली वीक वैंडरवॉल फोर्सेस को ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। तो लंडन फोर्सेस जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगी? सी, आर्गन। ठीक है, जो आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में लंडन फोर्सेस सबसे, क्योंकि इनमें तो इसके अलावा और कोई फोर्स होती ही नहीं है ना। जो आप कह लें कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स होती ही नहीं है। तो लंडन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन आर्गन। द हाइएस्ट टेम्परेचर अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज डैश इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी बात की है हमने जी। तो द हाइएस्ट टेम्परेचर अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज बी, लिक्विड। ठीक है जी, कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे ऊपर फिर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें गैस की फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा जी, ये 2 MCQ रह गए हैं, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, इसको पढ़ के 14th को आप खुद से पढ़ के मुझे आंसर बता दें। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, फिर वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, P1 V1 कितना है? P1 है 3 × 100 डिवाइडेड बाय T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 300 केल्विन इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, ये याद रखें। ठीक है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। P2 × V2 कितना है? वॉल्यूम कितना है? 300 मीटर क्यूब अपॉन T2। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 327 + 273 600 हो जाएगा।
ठीक है जी। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ATM, ठीक है। जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्लियर है जी बात? 14C 2 ATM, ठीक है। तो 14 का जो है ये आपके पास सी आंसर आ जाएगा 2 ATM। जस्ट आपने P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 जो है ये अप्लाई करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर। हाँ जी, ये लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो RMS जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 15A, यस, मोलर मास के, ठीक है ना। तो 3RT अपॉन M हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। तो चलें बेटा, ये हमने गैसेस और लिक्विड्स जो हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें सॉलिड रह गए। सॉलिड के अंदर आप कह लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम, फिर इसके अलावा कुछ इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। एनआइसोट्रोपी क्या है, आइसोट्रोपी क्या है, क्लीवेज प्लेन्स क्या है, ठीक है। बाकी जो 4 सिस्टम्स, मतलब जो आपके पास 4 टाइप के क्रिस्टल्स हैं वो तो आसान है, बट बाकी जो इसमें डेफिनेशंस हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, एलोट्रोपी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉलिड्स को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर ये हमारे 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। देन फिर हम थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे 5वां चैप्टर, ठीक है जी।